और अमित विज जी ने 1,03,00,000 की लागत से वहां हमें अपना ट्यूबवेल दिया। ये भी मैं अपनी भी और अपने एमएलए साहब की भी उपलब्धि मानता हूँ कि भाई सनी देओल जी को अमित शाह ने कोई वहां मुंबई में महाराष्ट्र में कोई बहुत भारी लोन्स थे जिनको मुक्त करने के लिए उन्होंने उनको यहाँ बसाया। वेरी फर्स्ट रेडी जो थी पठानकोट में डोर टू डोर कूड़े की कलेक्शन की, वो मैंने लगाई। जब मैं एमसी बना 2015 में, अश्विनी शर्मा जी एमएलए थे तो मैं एक सफाई सेवक से मतलब एक गली में झाड़ू नहीं लगवा सकता था, तो उन्होंने साफ साफ निर्देश दे के रखे हुए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के सारे पदाधिकारियों को कि कांग्रेस का नुमाइंदा अगर आपको फोन करता है तो उसके कहने पे काम नहीं करना। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ TRL ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ XMC ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸਿਆਲ ਜੀ। ਰੋਹਿਤ ਸਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? मकाम बस यूं ही चलते रहे और रास्ते मिलते गए जी और कारवां बनता गया जी। राजनीति का कभी शौक नहीं रहा मुझे कभी भी जी। प्रीवियस पास्ट में जा रहा हूँ जी। हम लोग स्पोर्ट्समैन थे जी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट करते थे जी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से रेसलिंग में भी हमने मेडल्स हासिल किए हैं जी, और डिबेट कॉम्पिटिशन्स और डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में भी हमने SMD RSD कॉलेज के लिए गोल्ड मेडल हासिल किए जी। तो हमारे एक मित्र थे, वो राजनीति में थे जी, और उन्होंने इंडिपेंडेंट तब चुनाव भी लड़ा था जी। तो क्योंकि हम डिबेट बोल लिया करते थे उन दिनों, तो हमें वो मौका मिला कि उनकी चुनाव प्रक्रिया में उनकी जो इंडिपेंडेंट उन्होंने चुनाव लड़ा था जी, तो बोलने का मौका मिला जी। और यूं ही बस वही जैसे मैंने पहले बोला है जी कि सफ़र में यूं ही निकले चलते रहे और कारवां बनते गए। तो कांग्रेस पार्टी के साथ आपका कनेक्शन कैसे? कांग्रेस पार्टी से ऐसे है कि 2009 में प्रताप सिंह बाजवा जी का साथ हमने जो है तब उन दिनों में दिया था जी। तो हमारा कांग्रेस पार्टी में पदार्पण तब हुआ था जी जी। तो जब आप MC बन गए, आप वार्ड नंबर 36 के पठानकोट शहर के, तो कौन से ऐसे काम थे जो आपने सोचा कि ये पहल के आधार पे हमने करवाए? मैं 2008 में भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था अपनी वार्ड से जी, लेकिन उस चुनाव में मैं कुछ वोटों से हार गया था जी। तो 2015 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया जी, और लोगों ने बहुत भरपूर प्यार दिया और बड़े अच्छे लगभग 500 वोट के मार्जिन से मैंने ये चुनाव जीता जी। और उसके बाद मैंने लोगों से जब हम वोट लेने जाते हैं तो मैनिफेस्टो जी, हम अपने पैम्फलेट्स बांटते हैं घर घर जाके जी, कि आप हमारे को आशीर्वाद दो, मैं अपने एरिया के लिए ये काम करूँगा जी। तो उसमें मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ जी कि पठानकोट में आज से 7 वर्ष पहले छोटी रेडी से जी, जो डोर टू डोर कूड़े की कलेक्शन की शुरुआत हुई जी, वेरी फर्स्ट रेडी जो थी पठानकोट में डोर टू डोर कूड़े की कलेक्शन की, वो मैंने लगाई जी। तो ये मैं अपनी एक भगवान की कृपा से उपलब्धि मानता हूँ जी। पिछले 7 वर्ष से आज भी उसी ढंग से उसी प्रक्रिया से हम डोर टू डोर डोर बेल करके लोगों के घरों से कूड़ा लिफ्ट करते हैं जी। ये एक मैं ये समझता हूँ कि मैंने लोगों के लिए ये काम किया है जी। दूसरा, एक प्राइवेट लैंड गुजरती है मेरी वार्ड से जो 2-3 वार्डों को साथ में जोड़ती है, वो प्राइवेट लैंड थी जी। तो केवल वही रास्ता था और वो प्राइवेट लैंड थी किसी की जी।
और उससे पहले जो हमारे म्युनिसिपल काउंसलर रहे हैं हमारी वार्ड से जी बीजेपी पार्टी के, जी वो हर चुनाव में लोगों से वादा करते थे कि यहाँ मैं अब सरकारी गली बना दूंगा, पक्की गली बना दूंगा। वहाँ इतना इतना कीचड़ और इतना इतना गारा होता था, जी तो लोगों को वहाँ से निकलना जो है वो नसीब नहीं होता था। जी तो जैसे ही मैं बना, वहाँ चौधरी करण सिंह जी की पहली है, उनकी जमीन है, प्राइवेट लैंड थी उनकी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मेरी बात मानी। आज वहाँ पे पक्की सड़क बन गई है और उस सड़क को मेरे ही कुछ दोस्तों ने अडॉप्ट कर लिया है जी और उसकी वो मतलब डे बाय डे सफाई करते हैं। आप वहाँ जाइए, अब तो वो पूरी सैरगाह बनी हुई है जी। वहाँ पे शाम को और सुबह लगभग 500-700 लोग सैर करने आते हैं और देखने आते हैं कि यार ये सड़क कितनी सुंदर बनी हुई है जी। मतलब आप भी जाके देखिएगा, मतलब सैनगढ़ से महावीर स्कूल वाली जो गली है वो बदरी कंपनी को टच करते हुए ढाकी रोड में पहुंचती है जी सर। तो आप देखिए वो सैरगाह बनी हुई है। तो ये भी मैं एक अपनी उपलब्धि मानता हूँ जी। एक उपलब्धि मैं ये भी मानता हूँ कि पिछले 50 वर्ष से मेरी वार्ड में अपना पानी का कोई अपना ट्यूबवेल नहीं था जी। जैसे हमारे पठानकोट में 50 वार्ड हैं जी, तो मेरी वार्ड का अलग से ट्यूबवेल नहीं था जी। तो वो भी हमने लोगों से प्रॉमिस किया था 2015 में जी। और हमारे जो रिस्पेक्टेड एमएलए साहब हैं श्री अमित विज जी 2017 में जब वो चुनाव जीते तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये 5000 लोगों की ये हमारी डिमांड है, तो ये कृपया ये करवाइए। और अमित विज जी ने 1 करोड़ 3 लाख की लागत से वहां हमें अपना ट्यूबवेल दिया। ये भी मैं अपनी भी और अपने एमएलए साहब की भी उपलब्धि मानता हूँ जी। सर आपने एक प्रॉब्लम जो बहुत ही बड़ी पूरे शहर की प्रॉब्लम है, जो गंदी नालियाँ ड्रेन का वाटर है वो गलियों में कहीं इसका निकास नहीं अच्छी तरह से हो रहा है। तो शहर में कई जगह ये भी प्रॉब्लम है कि जो पीने का पानी है वो भी उन गंदी नालियों से होकर वो पानी आ रहा है लोगों के घरों तक। ये अब तक की सबसे बड़ी समस्या हमने जो सर्वे किया उसमें हमको मिली है। तो आपके वार्ड में भी ये प्रॉब्लम जो अभी तक है, तो इसके निपटारे के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जब बड़ी हैवी रेन आती है जी तो लगभग हमारा आधा शहर जो है वो पानी में डूब जाता है जी सर। मतलब 2-2, 3-3 फीट पानी जी वार्ड्स में, गलियों में, घरों में घुस जाता है जी। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि लोगों ने खुद जो नाले हैं जी वो एनक्रोच कर रखे हैं जी। किसी ने कमरा बना दिया उसके ऊपर, किसी ने अपना स्टोर रूम बना दिया, किसी ने उसको पक्की स्लैब डाल के अपने घर का बगीचा बना दिया जी। तो जब तक हम खुद अपनी ड्यूटी नहीं समझेंगे जी, हम दूसरों पे तो आरोप लगाते हैं जी, हमें भी अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। ये जो निकासी के लिए नाला है इसको नाला ही रहने दें जी। इनको मतलब एनक्रोच करने की कोशिश ना करें। अगर हम इसको एनक्रोच करते हैं तो हमारा भी नुकसान है और पूरे शहर का नुकसान है। लेकिन आपका ये तो एक प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहां जहां भी कहीं नाले हैं कृपया उसको एनक्रोच मत कीजिए। एनक्रोच करने से आपको भी नुकसान होगा, हमें भी होगा, पूरे शहर को होगा। बाकी हमारे एमएलए साहब ने, श्री अमित विज जी ने एक बहुत हैवी मशीनरी जो है नालों की सफाई के लिए, हैवी जो हमारे जो बड़े मेन हॉल्स हैं जी, वो सीवेज की सफाई के लिए वो हैवी मशीनरी जो है चंडीगढ़ से मंगवाई है जी। और वार्ड नंबर 16 में जी, ये जो घड़थोली मल्ला है जी, वहां से उसकी सफाई की शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले दिनों में हमारे एमएलए साहब के आशीर्वाद से और हम सब लोगों के मेहनत से, एफर्ट से ये आपको गंदगी जो है लगभग 60 to 80% कम मिलेगी जी सर। सर अगर हम बात करें जैसे आपकी 2015 में आप एमसी बने पठानकोट शहर के वार्ड नंबर 36 की जी, तो तब भाजपा की सरकार थी, एमएलए श्री अश्विनी शर्मा जी। तो अभी 2017 के बाद अभी हमारे श्री अमित विज जी एमएलए बन गए जी। तो अगर बात करें हम कंपैरिजन की काम की दोनों एमएलए साहब के, तो आपको कैसा मतलब की काम पिछले बीजेपी की सत्ता में करने को मिला, तो उसके बाद आपने कितना काम किया है? जब मैं एमसी बना 2015 में जी, अश्विनी शर्मा जी एमएलए थे जी, तो मैं एक सफाई सेवक से मतलब एक गली में झाड़ू नहीं लगवा सकता था जी, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता था जी। तो उन्होंने साफ साफ निर्देश दे के रखे हुए थे
म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के सारे पदाधिकारियों को कि कांग्रेस का नुमाइंदा अगर आपको फोन करता है तो उसके कहने पे काम नहीं करना। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार है, हमारे एमएलए साहब हैं श्री अमित विज जी, और मैं छाती ठोक के आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि कोई जेन्युइन बीजेपी का कार्यकर्ता भी उनके पास काम लेके आता है तो अगर उस कार्य की जेन्युइनिटी है तो वो पहल के आधार पे होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पुराने हमारे जो भूतपूर्व एमएलए अश्विनी शर्मा जी और जो हमारे वर्तमान एमएलए हैं श्री अमित विज जी में। अमित विज जी हमारा फ्यूचर है, अश्विनी शर्मा जी हमारा पास्ट थे। अमित विज से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि इतना इंटेलेक्चुअल और इतना विजन आज तक मैंने किसी भी पार्टी के किसी भी एमएलए में नहीं देखा जो श्री अमित विज जी का। आपको बताना चाहूंगा कि नशहरा नालबंदा से एक सिंबली से तलवाड़ा जटा वाला पुल बन रहा है जी सर, और वो पुल कंप्लीट होने से वो जो जितना एरिया है जो रूरल एरिया है हमारा उसका 25 किलोमीटर जो घूम के वो मीरथल पहुंचते थे वो सीधा, ऐसा विजन आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो काम चल रहा है, आप जाके देखिए। दूसरा, ढाकी रोड में जो ओवरब्रिज का काम, जो आरओबी का काम है, उसके पिलर बन रहे हैं और पिछले 1 साल से काम चल रहा है। कोरोना की वजह से थोड़ा समय में डिले हो गया, अदरवाइज वो भी काम बहुत पुरजोर तरीके से चल रहा है। किसी एमएलए ने मतलब काम करना तो बड़ी दूर है, सोचा भी नहीं होगा। जो आप बात कर रहे हो जो भूतपूर्व एमएलए साहब की, वो तो रह गए कि झूठी एफआईआर किस पे करवानी है, कौन बंदा हमारे खिलाफ चल रहा है, उसको किस तरह से घेरे में लेके आना है, वो बात हमारे एमएलए साहब में नहीं है। अगर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता भी कोई गलत राय, गलत सजेशन हमारे एमएलए साहब अमित विज जी को देता है तो वो बिल्कुल नहीं मानी जाती, उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूं। सर अगर हम ये बहुत बड़ा अंतर है अश्विनी शर्मा जी में और अमित विज जी में। अमित विज जी का टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि मैं एमएलए बनाऊं टू दी पीपल, फॉर दी पीपल एंड बाय दी पीपल, कि मेरे को लोगों ने चुना है और मैंने लोगों के काम करने हैं और ये मेरा विजन है, ये मैंने करके दिखाना है और वो कर रहे हैं। सर जैसे आपने कहा कि अश्विनी शर्मा जी जो लोगों पे एफआईआर झूठी दर्ज करते, वैसे ही इल्जाम हमारे कई देख सकते हैं आप बीजेपी के जो एमसीज हैं वो उन पे लगा रहे हैं। तो इसमें जो हमारे इंडिविजुअल जो लोग हैं जिनके लिए हम ये नेता चुनते हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्म हो रहा है, क्योंकि कई बार हमने बीजेपी के जितने भी एमसीज का इंटरव्यू लिया अभी दिखा चुके हैं, तो उनका भी यही कहना है कि हमको एमएलए साहब अभी काम नहीं करने दे रहे। मेरे ऊपर ये भूतपूर्व एमएलए साहब ने 16 एफआईआर करी थी, 6 महीने जेल काटी है, 3 बार 3rd डिग्री टॉर्चर किया है। मैंने किसी को इस तरह से उंगली से भी नहीं छुआ था, लेकिन मेरे पे 16 एफआईआर हुई थी। ठीक है जी सर। अब ये जो बीजेपी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के लीडर्स के ऊपर, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी कल परसों एक हमारे शहर में एक झगड़ा हुआ है, तो उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं और उसकी सीसीटीवी वो फुटेज चल रही है, पूरे उसमें ग्रुप में वायरल हो रही है। तो अब मैं आपके माध्यम से किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, आप मेरे से मेरे एमएलए के डेवलपमेंट के सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जी सर। अगर हम बात करें गलियों नालियों की समस्या से ऊपर उठकर, तो एक बहुत ही जो जरूरी है हमारे लिए वो है हमारे नौजवानों के लिए रोजगार। तो सरकार, हमारी पंजाब सरकार ने बहुत सारे वादे किए कि घर घर में नौकरी दी जाएगी, तो इसके लिए हमारे एमएलए साहब ने एक बहुत ही बढ़िया एक फैक्ट्री खुलवा दी यहाँ पे पेप्सिको की। तो आपके हिसाब से आपके वार्ड में कितने लोगों को अब तक उस फैक्ट्री में रोजगार मिल चुका है? जहाँ जो अभी हमारे कॉलेजेस में रोजगार मेले लग रहे हैं, उनमें कितना फायदा हुआ है आपके वार्ड के नौजवानों को? मैं जहाँ चाह वहाँ रहा हूँ। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि हमारा जो यूथ है पठानकोट का, उनको ये बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि स्टेप बाय स्टेप ही मंजिल तक पहुंचा जाता है। कोई एक ही फरलांग में सीधा मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। मेरी वार्ड से जो एमएलए साहब ने पेप्सी
जो मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करवाई है जी अपने सहयोग से, अपने कर कमलों से, जी मेरी वार्ड के 13 नौजवान लड़के वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी एक की सैलरी तो 50,000 है, जी कुछ लोग 12-12 हजार पे लगे हैं जी और 6 लोग 8-8 हजार पे भी लगे हैं। जी उन्होंने तरक्की करनी है उन बच्चों ने। जी और मैंने मेरी ही वार्ड के कुछ व्यक्ति, कुछ नौजवान, मेरे छोटे भाई ये सोच के छोड़ के आगे कि सैलरी बहुत कम है। जी एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी अगर हमारा तजर्बा बढ़ता जाएगा, हमारी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन हम अपना पॉजिटिव माइंड रख के उसको स्टार्ट तो करें। जी वो 13 लोग भी तो हैं मेरी वार्ड के जो वहां पे काम कर रहे हैं। जी तो इससे बहुत भारी फायदा हुआ है। और इससे फायदा केवल नौजवानों को नहीं हुआ, जी पठानकोट की जो इकोनॉमी है, जी पठानकोट की जो फ्रूट इंडस्ट्री है, जी पठानकोट की जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जी। है, उसको भी पेप्सिको से काम मिल रहा है। जी सर तो हम सब लोगों को उनका थैंकफुल होना चाहिए, जी। बजाय इसके कि हम मैं विपक्षी दल को ये कहना चाहता हूँ आप कुछ तो कर नहीं पाए। जी बीजेपी वाले आप खुद तो कुछ स्थापित कर नहीं पाए, और जिन्होंने स्थापित किया है अगर आप उनकी वाहवाही नहीं कर सकते तो कम से कम उनके ऊपर झूठे आरोप तो मत लगाइए, भगवान देख रहा है। जी सर, अगर हम बात करें तो हमारे एमपी श्री सनी देओल जी, उनको बहुत ही बड़ी बहुमत मिली हमारे गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो लोगों का कहना है कि जब से वो एमपी चुन के गए हैं यहाँ से, तो दोबारा उनके यहाँ पे दर्शन नहीं हुए, ना बहुत बड़े बड़े ना कोई पोस्टर, उनका काम दिख रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बड़े बड़े पोस्टर लग चुके हैं गुमशुदा की तलाश। जी मतलब सारे समाचार पत्रों में, मीडिया में आया है। तो सनी देओल जी को तो इसलिए लाया गया कि भाई सुनील जाखड़ जी जो हैं, जैसे हमारे एमएलए साहब बहुत उनका विजन क्लियर है और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, उसी तरह से मानयोग हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी भी बहुत इंटेलेक्चुअल और ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, और उनके खून में समाज सेवा है। जी मतलब उनके बाप दादा, मतलब ये सब लोग समाज सेवा करते हुए आए हैं। उनको पब्लिक्स की क्या पीड़ा है, पब्लिक का क्या काम है, हमारे पठानकोट की क्या क्या डेवलपमेंट पठानकोट वासियों को चाहिए, उन सब की नॉलेज थी। लेकिन उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को लोकल पंजाब का कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा था जो सुनील जाखड़ जी से मुकाबला कर पाए। तो उनका स्टारडम भुनाने के लिए मुंबई से जबरदस्ती, जो मैंने सुना है कि भाई सनी देओल जी को अमित शाह ने कोई वहां मुंबई में, महाराष्ट्र में कोई बहुत भारी लोन्स थे जिनको मुक्त करने के लिए उन्होंने उनको यहाँ फंसाया कि आप सुनील जाखड़ जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ो। तो हमारे जिले के लोगों से गलतियां हुई हैं कि जो मतलब सनी देओल जी को वोट डाल दी गई, लेकिन आज वो पठानकोट जिले के लोग और गुरदासपुर जिले के लोग दोनों हाथों से कान पकड़ के इस गलती का एहसास करते हैं और मानते हैं अगर सनी देओल की जगह सुनील जाखड़ जी एमपी होते तो आज इन दो जिलों की तस्वीर ही कुछ और होती। तो सर, जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से एक बहुत ही गंभीर जो मुद्दा बना हुआ है, पार्लियामेंट में जो बिल पास किया गया है किसान ऑर्डिनेंस बिल, जिसका कि पूरे पंजाब भर में बहुत ही डट के विरोध किया जा रहा है किसानों द्वारा। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो किसान कर रहे हैं सही है, जो सरकार ने जो बिल पास किया वो सही है आपके हिसाब से? मैं यहाँ से 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। नरेंद्र मोदी की नीयत में खोट है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। जो हमारे देश का अन्नदाता है, हमारे किसान भाई, आज पूरे हिंदुस्तान में 80% जो फीडिंग होती है वो पंजाब और हरियाणा से होती है, और उन्हीं के हकों को, उन्हीं के अधिकारों को मोदी जी की इस नीति ने कुचल कर रख दिया है। उन्होंने ये सोचा ही नहीं, ये जो हम खाना खा रहे हैं या हिंदुस्तान के जो हमारे भाई बहन खाना खा रहे हैं, इसकी भरपाई पंजाब का किसान कर रहा है। तो आज हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हमारे श्री सुनील जाखड़ जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हमारे एमएलए साहब अमित विज जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ये तो किसानों की वोटों के हकदार ही नहीं है, जिनको इनकी पीड़ा का एहसास ही नहीं,
वो इनकी वोट किस मुंह से मांगते हैं, मैं तो ये सवाल करना चाहता हूं आपके इस माध्यम से। सर एक बहुत ही पठानकोट शहर का मुद्दा बहुत गर्म बना हुआ। जितने भी बीजेपी के हमारे एमसीज हैं उनका कहना है कि जो नई बाड़बंदी की गई है वो बिल्कुल ही गलत है। आपके हिसाब से ये नई जो बाड़बंदी की गई है किस हद तक ठीक है? देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जी। आईएएस जी ऑफिसर्स, जी अधिकारी जी जिन्होंने ये वार्डबंदी करी है, जी और मैं ये समझता हूं पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है, जी सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों का ये वर्ग है जी जिन्होंने ये वार्डबंदी करी है। जी वार्डबंदी जब भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के निकाय चुनावों में करी थी, हमने तो कोई विरोध नहीं किया था। जी। हमारे एमएलए साहब अमित विज जी या उनके स्वर्गवासी पिताजी श्री अनिल विज जी ने तो कोई विरोध नहीं किया था। जी। अरे भाई, आप में काबिलियत है, आप विरोध करने की बजाय चुनाव लड़ो ना, मैदान में आओ, जी। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी सर, आप अभी आने वाले जो चुनाव में तो उसमें आप उतरे हैं चुनाव मैदान में? बिल्कुल उतर रहे हैं जी। हम लोग श्री अमित विज जी के हमारे लीडर हैं वो, श्री अमित विज जी की कार्यकर्ता के रूप में, अगर वो हमें ठीक समझेंगे कि दोबारा से इस वार्ड से हमें ये म्युनिसिपल काउंसलर का टिकट मिलना चाहिए, अगर वो मुझे इस काबिल समझेंगे तो बिल्कुल उतरेंगे और दोबारा ये सीट जीतकर अमित विज जी की और श्री सुनील जाखड़ जी की झोली में डालेंगे। तो सर कौन से ऐसे काम जो अभी आपके रह गए हैं जो जिनको आप जीतने के बाद पहल के आधार पे करवाएंगे? देखिए, अभी चुनावों की तिथि कौन सी है इसकी घोषणा होनी बाकी है जी। और मैं अपना मैनिफेस्टो इस बार क्या दूंगा, गुस्ताखी माफ, मैं वो अभी इसको सीक्रेट रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बीजेपी वाले चुराने में बहुत माहिर है। जी जी। तो वो कहीं मेरे ही पॉइंट्स चुरा के मेरे से पहले ना पैम्फलेट्स बांट दें। करना कराना तो कुछ नहीं है, लेकिन चोरी करने में माहिर है। तो इस तरह के हमारे जो लेकिन ये है कि मैं अपने वार्ड वासियों से और पठानकोट वासियों से ये जरूर कहूंगा कि अमित विज ने जो कहा है वो करके दिखा रहा है। मैंने जो 2015 में कहा था वो किया है, और अब जो हम कहेंगे, जो आपसे हम प्रार्थना पत्र लेके, अपना मैनिफेस्टो लेके आपके पास आएंगे, वो हम जरूर और जरूर अपनी पूरी जिंद जान लगाकर पूरा करके दिखाएंगे। ये मेरा पठानकोट वासियों से, अपने वार्ड वासियों से वादा है। जाते जाते सर आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं अपने दर्शकों को बहुत नमन करता हूं, उनके अपनी आंखें झुकाकर उनको नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे पठानकोट के लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। हमारी लोकसभा हलके की किस्मत खराब रही कि श्री सुनील जाखड़ जी हमसे मिस हो गए एज ए एमपी, लेकिन वो आज भी यहाँ आते हैं, आज भी पठानकोट वासियों की जो पीड़ा है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हीरा हमें मिला है, नायाब हीरा अमित विज के रूप में, हम इसको संभाल के रखें, इसका सहयोग करें और अपने पठानकोट की डेवलपमेंट को और सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ ਐਕਸ ਐਮਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਸਿਆਲ ਜੀ। ਰੋਹਿਤ ਸਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TRL ਨਿਊਜ਼। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।